13.37 एकड़ का एक लैंड पार्सल जो कि तलाश में है अपने पहचान के, अपने अस्तित्व के। भारत के दो बड़े कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम्स के फेथ और रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट प्लेस की हकीकत समझने के, जो कि विवादों में है अपने मंदिर और मस्जिद की वजह से। इसका फैसला हालांकि ऑनरेबल कोर्ट को करना है एविडेंस के बेस पे, पर यह दिलचस्प और हो जाता है जब इसके पिटिशनर खुद भगवान श्री कृष्ण के दोस्त हैं। ये बात है श्री कृष्ण जन्मस्थान टेम्पल मथुरा सिटी की। कृष्ण जन्मस्थान टेम्पल कॉम्प्लेक्स 3 मेन टेम्पल से मिलकर बना है। केशव देव टेम्पल जो कि भगवान श्री कृष्ण के लिए बनवाया गया था, गर्भगृह जहां भगवान का जन्म बताया गया है द्वापर युग में, और भगवत भवन जहां राधा कृष्ण के डाइटीज रहते हैं। दोस्तों, इस टेम्पल को मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रॉय किया गया और मोस्ट रिसेंटली बाय मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा इन 1670 में, जिसके बाद उसने वहाँ शाही ईदगाह मॉस्क बनवाया और करेंटली आज ये मंदिर और मस्जिद दोनों ही इस परिसर में खड़े हैं अपनी अपनी कहानी सुनाने के लिए। आखिर क्या है मथुरा शहर श्री कृष्ण जन्मभूमि की कहानी और क्यों आज ये एक विवादित प्लेस हो गया है? इसकी शुरुआत कहाँ हुई और इसका सल्यूशन कहाँ पर है? ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मथुरा शहर की हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, मथुरा सिटी राजा कंस का अंपायर था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मामा भी थे। राजा कंस को जब ये पता चलता है कि उनकी डेथ का रीज़न उनकी बहन देवकी जी का बेटा होगा, तब वो देवकी जी और वासुदेव जी दोनों को अपनी जेल में डाल देते हैं, जहाँ फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसी प्लेस पे फिर श्री कृष्ण के ग्रैंडसन वज्रनाभ ने एक टेम्पल बनवाया, जिसको आज हम भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इस टेम्पल को फिर बहुत बार अलग अलग पीरियड्स में डिस्ट्रॉय किया गया, जिसकी शुरुआत होती है महमूद ऑफ गजनी से 1017 से 1018 में, जिसने सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया लूट की इंटेंशन से, और लगभग 100 कैमल्स लोड करके गोल्ड और सिल्वर्स के स्टैच्यूज ऑर्नामेंट्स अपने साथ ले गया। इसके बाद 16th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी ने इसको डिस्ट्रॉय किया। इनफैक्ट उसने हिंदूज के कई सारे रिचुअल्स पर भी बैन लगा दिए, जैसे होली रिवर में बाथ लेना, रिवर के किनारे रिचुअल्स परफॉर्म करना, जैसे मुंडन्स एक्सेट्रा, जिसका जिक्र हमें अब्दुल्ला की लिखी बुक तारीख़ दौदी में मिलता है। इस टूटे हुए टेम्पल को फिर ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह देवा ने 1618 में उस टाइम के 33 लाख में दोबारा बनवाया। मुगल प्रिंस दारा शिकोह हालांकि इस टेम्पल से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने इस टेम्पल के लिए रेलिंग भी डोनेट किया, जिसको बाद में उस टाइम के मथुरा के गवर्नर अब्दुल नाबी खान ने रिमूव करा दिया मुगल एम्परर औरंगजेब के ऑर्डर से। मुगल एम्परर औरंगजेब को इस टेम्पल की बढ़ती पॉपुलैरिटी और ग्लोरी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और इसलिए उन्होंने इस पर अटैक किया 1670 में। केशव देव टेम्पल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके प्लेस पे शाही ईदगाह मॉस्क को बनवाया। फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ब्रिटिश रूल आता है, और 1804 में ब्रिटिश का कंट्रोल होता है मथुरा सिटी पर, और तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी इस 13.37 एकड़ लैंड को ऑक्शन कराती है, जिसको परचेज करते हैं राजा पट्नीमल, बनारस के एक वेल्दी बैंकर। राजा पट्नीमल यहाँ पे अपने लाइफ टाइम में बहुत ट्राई करते हैं टेम्पल बिल्ड कराने का, पर वो ऐसा नहीं करा पाते, और फिर जाके ये लैंड पार्सल उनके डिसेंडेंट राय कृष्ण दास के पास आती है। हालांकि राय कृष्ण दास की ओनरशिप इस लैंड पार्सल पे वहाँ के मुस्लिम्स को पसंद नहीं आती, और फिर मथुरा के मुस्लिम्स इसकी ओनरशिप को चैलेंज करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट इन दोनों ही सूट्स में रूलिंग राय कृष्ण दास के फेवर में करती है 1935 में। कहानी फिर और आगे बढ़ती है, और 7 फरवरी 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जुगल किशोर बिरला के फाइनेंशियल हेल्प से इसको ₹13,000 में एक्वायर करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय एक एजुकेशनिस्ट और पॉलिटिशियन के डेथ के बाद जुगल किशोर बिरला एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं इसकी देखरेख के लिए, और इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया जाता है श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से 21 फरवरी 1951 में। किशोर बिरला एक और इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलंथ्रोपिस्ट जय दयाल डालमिया की हेल्प से टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाते हैं अक्टूबर 1953 में,
और इसको फरवरी 1982 में कंप्लीट कर लिया जाता है। इस कंस्ट्रक्शन को फंड किया जाता है एक और बिजनेस फैमिली रामनाथ गोयनका द्वारा। दोस्तों, अब इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आता है जब एक कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट पे साइन किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि उस टाइम के फर्स्ट चेयरमैन थे श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के और शाही ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टेम्पल लैंड ट्रस्ट की मानी गई। इस पर शाही ईदगाह कमेटी का कोई अधिकार नहीं होगा, पर साथ ही शाही ईदगाह मॉस्क की मैनेजमेंट को शाही ईदगाह कमेटी को दे दी गई, जिस पे श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ का कोई लीगल क्लेम नहीं होगा। दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है 1991 में, जब उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय पीवी नरसिम्हा राव पास करती है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजियस प्लेस का फिजिकल स्टेटस और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता, जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 में था और इसको कट ऑफ डेट मान लिया गया। इसके बाद कोई भी अपील या लॉसूट इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता इंडिया के किसी भी कोर्ट के आगे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एक्ट के बावजूद भी 1968 के एग्रीमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया गया मनोहर लाल शर्मा द्वारा, जो कि मथुरा के ही एक लोकल हैं, और हाल ही में 2020 में एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री और 7 अदर्स ने एक सूट फाइल की मथुरा सिविल कोर्ट में, जिसमें उन्होंने अपने आप को नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ भगवान श्री कृष्ण विराजमान बताया है, जिसको इनिशियली तो रिजेक्ट कर दिया जाता है सिविल कोर्ट द्वारा, पर बाद में इसको और 17 अदर्स अपील को मई 2023 में हाई कोर्ट एडमिट कर लेता है। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहले कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बाद तो ऐसे किसी भी रिलीजियस मैटर को कोर्ट एडमिट ही नहीं कर सकता, तो फिर ये एडमिट हुआ कैसे? और दूसरा कि अगर ये एडमिट हो भी जाता है तो इसमें मेरिट कितनी है? आइए समझते हैं दोनों ही बातों को। तो दोस्तों, बात ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को इससे बाहर रखा गया, और दूसरा एक्सेप्शन है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी साइट जो हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट की हो, जो कि कम से कम 100 ईयर्स या उससे पहले की हो, तो वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में फॉल करेगी, और ये एक्ट पूरा एग्जेम्प्टेड था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से। तो अब बात ये आती है कि ये प्रूफ कैसे होगा कि ऐसी साइट्स इस एक्ट में फॉल करती भी है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि इसको प्रूफ करने के लिए एक सर्वे कराया जाता है, जो कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, और अगर इस सर्वे में ये साइट्स 100 ईयर्स या इससे पुरानी और इस कैटेगरी में फॉल करती है तो इसको भी एग्जेम्पशन मिल जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से। कुछ ऐसा ही एग्जेम्पशन हम ज्ञानवापी कंपाउंड केस में भी देख सकते हैं, जहां कोर्ट के ऑर्डर से ASI ने सर्वे कराया है और इस केस को एडमिट भी किया गया है, और इसीलिए सोसाइटी के कुछ अनसोशल एलिमेंट इसका कभी सर्वे होने देना ही नहीं चाहते। पर हाल ही में हाई कोर्ट के सर्वे कराए जाने के डिसीजन पे ये इशू और भी इग्नाइट हो गया। दोस्तों, इसका अपोज या फेवर करने वालों को हमें हिंदू या मुस्लिम्स की नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कंट्री के मेजॉरिटी लोग तो पीसफुली और हार्मनी से रहना चाहते हैं। बस कुछ लोगों की वजह से ये हार्मनी और पीस डिस्ट्रॉय होती है। फ्रेंड्स, अब इसका डिसीजन जो भी होता हो आगे, पर हमें ये समझना चाहिए कि हम एक सेकुलर कंट्री में हैं, जहाँ सबके फेथ और बिलीव्स की रिस्पेक्ट होती है और होनी भी चाहिए, और वर्डिक्ट जो भी हो उसे पीसफुली सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट्स मेरिट पे काम करती है, ना ही किसी के पॉलिटिक्स पे। फ्रेंड्स, अगर आपकी भी कुछ राय हो मेरे ओपिनियन पे या मेरे एनालिसिस पे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। मुझे और मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।